हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में ये जो झारखंड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके। काफ़ी लेक्चर्स इसमें लग गए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतने डिटेल्स में पढ़ाने के लिए इतना समय देना पड़ेगा। और अब जो इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा, चाहे वो विद्रोह हो या फिर मेडिवल आपको फिर से पढ़ना हो, मॉडर्न फिर से पढ़ना हो, तो बेस आपका यहाँ से तैयार हो चुका है। ओके। तो आप अगर इसको अभी तक नहीं पढ़े हैं, मतलब जो पहले के लेक्चर्स हैं उसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जैसा कि हम लोग करते आए हैं, जो भी कंसेप्चुअल क्लास होता है उसके जस्ट बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो कल इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ओके। तो आप इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। पूरा रिवाइज करने का मतलब है जो रीजनल डायनेस्टी है उसका। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बार मैं छोटा सा रिवीजन दूंगा। ओके। उसके बाद कल के टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मुंडा वंश। ओके। वैसे तो बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में, मैं रीजनल डायनेस्टी की बात कर रहा हूं। तो मुंडा वंश हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नागवंश। फिर हम लोगों ने पढ़ा पलामू के जो शासक हुए। तो पलामू में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, तीन चार ही पॉइंट थे इसमें। एक था रक्सेल, रक्सेल और फिर चेरो वंश। और इसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, सिंह वंश। ओके। सिंह वंश स्टार्ट किया। और सिंह वंश में मैंने बताया था कि ये तीन पार्ट में जो है डिवाइड नहीं होता, ये कहना गलत होगा। बाद में जब अंग्रेजों का शासन आता है तो तीन प्रमुख राज्य उभर कर आते हैं। ओके। ओरहाट हो गया, ढालमुम हो गया, तो ये सब जो है मुख्य राज्य के रूप में आते हैं। और फिर उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मानभूम भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। मानवंश जो है, मानवंश, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब बाकी के जो वंश हैं, बाकी के जो डायनेस्टी हैं, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये जो है आपका रीजनल डायनेस्टी, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ये आज रीजनल डायनेस्टी जो है कंप्लीट हो जाएगा, और इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल करवाए जाएंगे। ठीक है। और बहुत लोगों ने बोला था कि जो होमवर्क है इसमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कल इसे स्टार्ट नहीं किया गया। आज इसे स्टार्ट किया जाएगा। किसी भी हालत में आप साथ में चलते रहें, आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंहवंश में मैंने आपको बताया था, सिंहवंश में कि राजपूत से राठौर राजपूत जो हैं, ये सिंहभूम के क्षेत्र में आते हैं, सिंहभूम के क्षेत्र में आते हैं, सिंहभूम के क्षेत्र में आते हैं। और क्या होता है कि इस क्षेत्र में पहले से, इस क्षेत्र में पहले से ही कुछ जनजाति रह रहे होते हैं, जैसे कि भुइयां जनजाति हो गया, सरक जनजाति हो गया। तो इस पर ये हावी हो जाते हैं, लास्ट में इन्हें जो है छोड़कर जाना पड़ता है ये क्षेत्र, और सिंह वंश यहाँ पर बस जाते हैं। सिंहभूम के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। लेकिन वहीं अगर दूसरे तर्क की तरफ हम लोग जाएं, हो जनजाति के अनुसार जो है ये जो क्षेत्र है सिंहभूम, तो सिंहभूम क्या है कि इनके जो कुल देवता हैं सिंहभोंगा, उनके नाम पर ये क्षेत्र का नाम सिंहभूम पड़ा है। ओके। तो सिंहभूम में क्या है, जब सिंहभूम में सिंहवंश राज करते हैं, तो यहाँ पर पहली शाखा, एक है पहली शाखा, पहली शाखा। इस पहली शाखा की स्थापना जो की जाती है, ये काशीनाथ, काशीनाथ सिंह के द्वारा की जाती है। ये वही है जो पोरहाट की स्थापना करते हैं। ओके। तो ये पहली शाखा हो गई। तो इस तरह से ये चलता रहता है। फिर एक समय आता है जब इसकी दूसरी शाखा की स्थापना होती है, दूसरी शाखा की स्थापना होती है। और इसे कौन स्टैब्लिश करता है, इसे स्टैब्लिश करता है दर्प नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह। ओके। इस तरह से बहुत सारे राजा आते हैं। बीच में एक आता है काशीराम सिंह। तो काशीराम सिंह जो है, ये क्या करता है, ये जो पोरहाट राजा है काशीराम सिंह, ये जो पोरहाट जिसको काशीनाथ सिंह ने स्टैब्लिश किया था, उस पोरहाट को काशीराम सिंह अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है। इस तरह से फिर सभी आते रहते हैं, बहुत सारे राजा आते हैं। इसमें मैंने एक बताया था आपको, जगन्नाथ सिंह द्वितीय, है ना, जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। तो ये जो है, ये इतने क्रूर निर्दयी थे, अत्याचारी थे, कि इनके अत्याचार से परेशान होकर इनके समय में भूया जनजाति जो है विद्रोह करते हैं। ओके।
तो फिर ये वंश बढ़ता चला जाता है। अब एक समय आता है जब फिर से एक राजा आते हैं जिसका नाम होता है जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह, इसके दो बेटे होते हैं, एक होता है पुरुषोत्तम सिंह और एक होता है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, ठीक है। तो पुरुषोत्तम सिंह के बाद जो शासक बनता है वो है अर्जुन सिंह। वो है अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह को काफी चीज मिलता है जागीर में, ओके। उसी में से एक है सिंहभूम पीर। सिंहभूम पीर। जब ये छोटा था, मतलब अपने माँ के गर्भ में था, तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो पोषण है, जो पालन है, ये विक्रम सिंह करता है। सिंहभूम पीर बाद में विक्रम सिंह को दे दिया जाता है। विक्रम सिंह इसी को मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना करते हैं। कौन से राज्य की? सरायकेला राज्य की। अब कभी क्वेश्चन आया कि सरायकेला की स्थापना किसने की, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इतना बार मैंने रिवीजन करवा दिया है। तो सरायकेला की स्थापना कौन करते हैं? विक्रम सिंह करते हैं, ओके। फिर अब ये चलता रहता है, ओके। अब यहाँ पर एक समय आता है जब इसी के वंश में एक राजा होता है जिसका नाम होता है जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, ओके। तो ये चतुर नहीं है, चतुर्थ है, ओके। तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय क्या होता है कि इनका नियंत्रण जो है इस क्षेत्र में थोड़ा सा कम हो जाता है। और यहाँ पर जो जनजाति रह रहे होते हैं, वैसे तो काफी अत्याचार पहले से ही हो रहे होते हैं, लेकिन इनके समय में उनको मौका मिल जाता है क्योंकि राजा कमजोर है, नियंत्रण इनका कम है। तो जो हो जनजाति के लोग हैं वो विद्रोह कर देते हैं। वो जो है विद्रोह कर देते हैं। अब क्या है कि जगन्नाथ सिंह कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो ये मदद लेता है नागवंश के जो राजा हैं। नागवंशी राजा जो हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है दर्पनाथ शाही। दर्पनाथ शाही। तो ये इनसे मदद मांगते हैं। तो फिर भी हो जनजाति जो है इन दोनों के संयुक्त सेना को ये हरा देते हैं, ओके। फाइनली जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ती है। अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ती है। कब? 1767 में। और ये समय है जब अंग्रेज इस माध्यम से सिंहभूम में, मतलब झारखंड के क्षेत्र में सिंहभूम होते हुए पहली बार प्रवेश करते हैं, ओके। अब जब अंग्रेज यहाँ प्रवेश कर गए हैं, उनको तो मौका मिल गया, उद्देश्य कुछ और था, सहायता करना तो बस ऐसा एक बहाना था, ओके। तो अब अंग्रेज यहाँ पर शासन करने के लिए बहुत सारे आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जब सिंहभूम के क्षेत्र में अंग्रेजों का आक्रमण होता है तो तीन राज्य जो हैं, एक हो गया ढालभूम, एक हो गया ढालभूम, एक हो गया पोरहाट और एक हो गया कोल्हान। कोल्हान, इसको हो देशम भी बोला जाता है, हो देशम, हो देशम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ढालभूम के बारे में मैंने बताया था कि ढालभूम का जो क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है कि ये जो ढालवंश थे ये धोबी जनजाति के लोग थे और नरबलि के ये समर्थक थे, ओके। बैंगलोर के अनुसार ढाल राजा ने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था, ओके। और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी ने ढालभूम की स्थापना की, ठीक है। ये ढालभूम के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक चीज और है ढालभूम में कि ढालभूम पर आक्रमण करता है अंग्रेज। इस पर कब्जा करने के लिए कैप्टन कैप्टन फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन कैप्टन फर्ग्यूसन को जो है जिम्मेदारी दी जाती है। ये जाता है, सबसे पहले ढालभूम में तो आक्रमण नहीं होता, उसके पहले के जो क्षेत्र हैं उस पर आक्रमण होता है। तो इस पर क्या होता है कि नजदीक में रहता है झाड़ग्राम। इस पर जब आक्रमण होता है तो फिर आसपास के जो राजा हैं वो डर जाते हैं और फिर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह से ढालभूम के जब ये नजदीक जाते हैं तो ये जो है फर्ग्यूसन ढालभूम के राजा को बोलते हैं कि तुम आत्मसमर्पण कर दो और हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन ये नहीं मानते हैं। फाइनली ये होता है कि दोनों में युद्ध होता है। दोनों में युद्ध होता है घाटशिला के पास, और युद्ध में ढालभूम के जो राजा हैं वो हार जाते हैं। अब ढालभूम के राजा क्या करते हैं, इनका जो महल है उन उस पर ये आग लगा देते हैं अपनी संपत्ति सहित। लेकिन अंग्रेज जो है इस जलती हुई महल पर कब्जा कर लेते हैं, ओके। अब जब कब्जा कर लेते हैं, ये अंग्रेजों के अधीन आ गया ये जो इलाका है। तो समय बीतने के साथ, वैसे तो ढालूम के जो राजा हैं उनको जो है बंदी बना लिया जाता है, लेकिन समय बीतने के साथ इनके जो भतीजे हैं उसका नाम है जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल,
तो इसको राजा बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। कुछ समय बाद ये भी अंग्रेजों का विद्रोह कर देता है। ओके, जब ये अंग्रेजों का विरोध कर देता है तो ये क्या बोलते हैं, अंग्रेज अंग्रेज क्या करता है, अब जो है इस पर आक्रमण करवाता है लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मार्गन। लेकिन वो जो है प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। फिर जगन्नाथ ढाल के जो भाई हैं, नीमू ढाल, नीमू ढाल, इसको राजा बनाया जाता है। ओके, तो अब ये जगन्नाथ ढाल बाहर हो जाते हैं, 10 वर्ष बाद ये संघर्ष करते हैं और इसी बीच जो है इनको फिर से राजा बना दिया जाता है। ओके, जब ये बाहर थे, जब इनको क्या कहते हैं, अपदस्थ कर दिया गया था, तो ही जो विद्रोह हुआ था यहाँ पर इस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ, उसी को बोलते हैं ढाल विद्रोह। ओके, ढालभूम का विद्रोह 1768 से 1777, ये ढालभूम का है। फिर पोरहाट के बारे में मैंने बताया था कि पोरहाट में अंग्रेजों का जो आक्रमण होता है, 2 उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य ये होता है कि पोरहाट में जो नमक व्यापारी हैं वो अंग्रेजों से व्यापार ना करके उड़ीसा के साथ व्यापार करते हैं, तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि यहाँ पर वैसे अंग्रेज जो हैं संबलपुर और बंगाल, ठीक है, संबलपुर और बंगाल, इसके बीच एक रास्ता बनाना चाहते थे। कटक और बनारस के बीच एक सफल सुरक्षित मार्ग बनाना चाहते थे और ये इसके बीच में आता था। तो पोरहाट पे इन 2 उद्देश्य से अंग्रेज जो हैं आक्रमण करना चाहते थे। ठीक है, तो पोरहाट के जो राजा थे उनका नाम था घनश्याम सिंह। क्या नाम था? घनश्याम सिंह। ये सब हो चुका है, मैं रिवीजन करा रहा हूं। घनश्याम सिंह, तो घनश्याम सिंह जो हैं ये संधि करना चाहते हैं अंग्रेज से बिना लड़े। तो संधि की बात रखी जाती है, तो संधि में 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि जो सरायकेला खरसावां है उस पर अपनी संप्रभुता स्थापित करे घनश्याम सिंह। दूसरा पॉइंट ये होता है कि सरायकेला शासक अभिराम सिंह से अपनी कुल देवी पौरी देवी की प्रतिमा वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि पौरी देवी की प्रतिमा जो है वो सरायकेला के शासक यहाँ से ले गए हैं और यही कारण है कि ये निसंतान है। ठीक है, तो एक ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि हो लोगों पर, हो जनजाति पर ये अपनी संप्रभुता स्थापित करना चाहते हैं। तो पहला तो नहीं, लेकिन ये दोनों संधि जो है, ये दोनों बात अंग्रेजों द्वारा मान ली जाती है। तो ये जो है पोरहाट हो गया। उसके बाद हो देशम के बारे में मैंने बताया था। हो देशम या फिर कोल्हान कह लीजिए, या फिर कोल्हान। तो इसमें क्या है कि हो जनजाति का मानना है कि वो जो है मुंडा परिवार से संबंधित है। ऋषा मुंडा के साथ ये जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में आए थे, लेकिन जब उराव जनजाति वहां बसने लगे तो फिर इन्होंने उस जगह को छोड़ा और एक ब्रांच जो है इसका सिंहभूम के क्षेत्र में आ गया। ठीक है, एक ब्रांच जो है यहाँ पर सिंहभूम के क्षेत्र में आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है पोरहाट राजा के क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है। तो पोरहाट राजा, मतलब एक समय आता है जब पोरहाट राजा का नियंत्रण इस पर कम होने लगता है, कोल्हान क्षेत्र पर। ओके, तो कम नियंत्रण होता देख हो जनजाति के जो लोग हैं उनको लगता है कि मौका सही है, और वो क्या करता है कि 1820 के आसपास जो है एक विद्रोह करता है। ठीक है, 1820 में एक विद्रोह करता है। ये वैसा विद्रोह नहीं होता है, बहुत ही छोटे रूप में होता है ये। तो 1820 में पोरहाट के राजा इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या करता है कि ये जो है अंग्रेजों की मदद मांगते हैं। ओके, और जब अंग्रेजों की सहायता ये मांगते हैं, अंग्रेज जब यहाँ पर आते हैं, इस पर आक्रमण करते हैं, बस यहीं से दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है। ओके, ये मेजर रफसेज के मार्गदर्शन में ये आक्रमण किया जाता है और फिर दोनों में जो है इस तरह से युद्ध होता रहता है रोरो नदी के पास। ओके, अब इसी तरह से ये कभी विरोध कभी हो रहा है, तो कभी हो जनजाति के लोग हावी हो जा रहे हैं, कभी अंग्रेज जो है हावी हो जा रहे हैं। तो एक व्यापक युद्ध देखने को मिलता है 1831 से 32 में, जिसको हम लोग कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं। ओके, ये हो गया।
फिर इसके बाद मैंने बताया था 2 देसी रियासत, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सरायकेला। तो सरायकेला जो है इसकी स्थापना किसने की है? विक्रम सिंह ने की है। विक्रम सिंह ने की है। ओके। और सरायकेला के जो नरेश हैं अंग्रेजों की सहायता करते रहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, जैसे कि जब एंग्लो मराठा वार हुआ था तो उस समय अंग्रेजों की सहायता सरायकेला के शासक ने की थी। ओके। फिर मैंने बताया था कि तमाड़ के जो नेता थे जिनका नाम था रुदन, इनको पकड़ने में अंग्रेजों की सहायता ये करते हैं। फिर मैंने बताया था कि 1857 में अंग्रेजों की ये मदद करते हैं और खुश होकर अंग्रेज क्या करता है कि पुरहाट का जो क्षेत्र था जिसका नाम था कारायकेला, ये सरायकेला नरेश को दे दिया जाता है अंग्रेजों के थ्रू। ओके। फिर सरायकेला मैंने बताया था कि कैसे ये जो है सिंहभूम इससे बनता है। सिंहभूम फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फिर सरायकेला खरसावां एक नए जिले के रूप में उभरता है। ओके। उसके बाद मैंने बताया था मानभूम। उसके बाद मानभूम बताया गया था, मानभूम का मानवंश। मानभूम का मानवंश। ओके। तो ये बताया गया था इसके बारे में कि इसकी जो जानकारी है इसके लिए 2 सोर्स हैं। पहला सोर्स है 8वीं सदी का 8वीं सदी का जो शिलालेख है जिसको दूध पानी शिलालेख के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर है? ये है हजारीबाग में। ओके, एक ये हो गया। दूसरा है 14वीं शताब्दी का गोविंदपुर शिलालेख। गोविंदपुर शिलालेख ये कहाँ पर है? ये है धनबाद में। शिलालेख ये कहाँ पर है? ये धनबाद में। और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कवि गंगाधर के द्वारा। कवि गंगाधर के द्वारा। ओके। तो मानवंश के जो राजा होते थे ये काफी क्रूर अत्याचारी होते थे और इसी से तंग आकर सबर जनजाति के लोग जो हैं ये पंचेत क्षेत्र में चले जाते हैं। ओके। और इसी के आक्रमण से परेशान होकर जो स्थानीय लोग हैं वो एक आंदोलन चलाते हैं। उस आंदोलन का नाम है भूमिज स्वराज आंदोलन। भूमिज स्वराज्य आंदोलन। ओके, ये हो गया। अब पंचेत का जिक्र भी आया। पंचेत सबसे बड़ा राज्य था। पंचेत जो है मानभूम का सबसे बड़ा राज्य है पंचेत। ठीक है। तो इसके जो संस्थापक है पंचेत के वो गोमुखी राजा है। नाम ही है गोमुखी राजा। मैंने बताया था कि कैसे गोमुखी पड़ता है इस राजा का नाम। ओके। और कपिला गाय, कपिला गाय की पूंछ, कपिला गाय की पूंछ इस राज्य की राजकीय चिन्ह है। कपिला गाय की पूंछ, ये दोनों आपको पता होगा कि कैसे आया है। ओके। पंचेत जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था मानभूम में। ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें यही है कि इसके जो एक राजा हुए थे वीर नारायण सिंह, तो उनके समय पे यहाँ पर आक्रमण होता है मुगलों का और पंचेत मुगलों के अधीन आ जाता है। वैसे अकबर के समय में ये जो है संपर्क में आता है लेकिन अधीन में नहीं आता। अधीन आता है ये जब यहाँ के राजा होते हैं वीर नारायण सिंह। ओके, जहांगीर काल में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैंने फिर बताया था, अच्छा बस यहीं तक हुआ था ना पंचेत राजा। अब इसके बाद 2-3 राज्य बच जाते हैं, जैसे हजारीबाग है, रामगढ़ है और खड़गडीहा है। रामगढ़ इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, ये एक रिवीजन था ताकि आप जोड़ पाए कहानी को जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हजारीबाग। हजारीबाग, हजारीबाग। तो हजारीबाग जो है, हजारीबाग राज्य के अंतर्गत 5 प्रमुख राजवंश आते हैं। 5 प्रमुख राजवंश। ठीक है। हजारीबाग के अंतर्गत 5 प्रमुख राजवंश आते हैं। एक है खड़गडीहा, खड़गडीहा। एक है 6 रामगढ़, कुंडा, केंदी। ये 5 प्रमुख राजवंश हैं। इसमें से हजारीबाग के इन 5 प्रमुख राजवंश में सबसे प्रसिद्ध, सबसे समृद्ध, सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध राज्य जो था ये था रामगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ओके, मैंने जब आपको बताया था कि पंचेत राज्य में जब मान सिंह जो हैं पंचेत राज्य में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको मिदनापुर जाना होता है। पंचेत सिंह मैंने लिख दिया, पंचेत राज्य। तो पंचेत राज्य से ये होकर जाते हैं। जब मानसिंह मिदनापुर जा रहा होता है, मिदनापुर जा रहा होता है, तो एक तो पंचेत राज्य हो गया, पंचेत, और दूसरा हजारीबाग। तो पंचेत के रास्ते में जब ये जाते हैं तो यहां पर रुकते हैं और यहां पर एक किला का निर्माण करते हैं। हजारीबाग के रास्ते में जब ये जाते हैं मिदनापुर जाने के क्रम में, तो यहां पर जो है परा और तेलकुपी मंदिर का निर्माण करते हैं। ओके, ये हो गया मानसिंह यहां पर क्या करते हैं। अगर अबू फजल की आईने अकबरी को आप देखेंगे तो आईने अकबरी के अनुसार क्या है कि जो 6 और एक आता है चंपा, है ना, 6 और चंपा, तो इन दोनों को जो है बिहार सूबे में मिला दिया गया था। ठीक है, कुंडा की बात मैंने की थी, तो कुंडा की स्थापना करता है राम सिंह। राम सिंह औरंगजेब का एक अधिकारी है, औरंगजेब का एक अधिकारी है। ठीक है, औरंगजेब का अधिकारी है। हजारीबाग से जो 3-4 पॉइंट बन सकते हैं बस यही है। अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं रामगढ़। ओके, रामगढ़, तो रामगढ़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। एक दूसरा पेज ले लेता हूं मैं। रामगढ़, रामगढ़ जो है इसकी स्थापना किसने की थी? बागदेव सिंह ने। बागदेव सिंह। देखिए, 2 भाई हैं, एक का नाम है बागदेव सिंह, एक का नाम है बागदेव सिंह, और एक का नाम है सिंहदेव, एक का नाम है सिंहदेव। ये दोनों जो हैं ये नागवंशी दरबार में काम करते हैं, नागवंशी दरबार में रहते हैं। लेकिन मतभेद दोनों में हो जाता, दोनों कहने का मतलब है इन दोनों में नहीं, नागवंश में और इनके बीच में। तो फिर ये जो है किसी तरह से अपने आप को साबित करते हैं, खड़ा करते हैं और एक नए राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है रामगढ़। ओके, तो रामगढ़ के जो संस्थापक के रूप में जाना जाता है वो है बागदेव सिंह, और फिर इसकी राजधानी बनाई जाती है सीसिया। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था नागवंश की राजधानी के बारे में, उसी तरह से रामगढ़ की राजधानी भी आपको याद करनी है। तो सीसिया बागदेव सिंह के समय में ही एक और राजधानी बनती है रामगढ़ का, उसका नाम है उर्दा। ये दोनों जो है बागदेव सिंह के समय में बनता है। ओके, अब यहां पर क्या है, कल ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जो 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसमें एक क्वेश्चन था कि दलेल सिंह जो हैं, दलेल सिंह, ये पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। दलेल सिंह जो हैं ये क्या करते हैं? मगर सिंह की हत्या कर देते हैं। ये दलेल सिंह किस राज्य से संबंधित है? दलेल सिंह रामगढ़ के राजा थे। ओके, तो रामगढ़ से ये संबंधित हैं। तो इसी क्षेत्र में रामगढ़ में एक राजा हुए दलेल सिंह। दलेल सिंह क्या करता है, ये जो है 1667 में शासक बनता है, और ये अपनी राजधानी, इसकी राजधानी इनके समय में जो है ये बादम है। ठीक है, तो बादम से अपनी राजधानी ये परिवर्तित करके रामगढ़ ले जाता है, नाम ही है रामगढ़। बादम को किसने स्थापित किया था? बादम को स्थापित किया था हेमंत सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हेमंत सिंह ने। ठीक है, तो बादम सिंह नहीं, बादम को हेमंत सिंह ने इस्टेब्लिश किया था। ओके, और बादम से फिर रामगढ़ राजधानी कौन ले जाता? दलेल सिंह। ये 1667 में जो है राजा बनता है। अब यहां पर छोटी सी जो कहानी है वो आप देखते चलिए, इसी से काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। दलेल सिंह, है ना, दलेल सिंह। दलेल सिंह अभी जो है ये रामगढ़ का राजा है। ठीक है, ये रामगढ़ का राजा है। अब यहां पर एक राज्य है, 6 राज्य। तो 6 राज्य का जो राजा है उसका नाम है मगर सिंह। क्या नाम है?
मगर सिंह, कहीं कहीं मगर खां लिखा रहता है, मगर खां लिखा रहता है। तो दलेल सिंह क्या करता है कि इस पर आक्रमण करता है, इस पर जो है ब्लैक लिया या ब्लू, ये इस पर जो है ये आक्रमण करता है। ओके, छह राज्य पर, मतलब मगर सिंह पर आक्रमण करता है और इसको छह राज्य को अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है, ये समझ गए। अब दलेल सिंह के अंतर्गत है छह राज्य। समय बीतता है जब इसका बेटा, इसके बेटे का नाम है रणभस्त खां। क्या नाम है? रणभस्त खां। जब ये सक्षम हो जाता है युद्ध लड़ने के लिए, तो रणभस्त खां जो है दलेल सिंह पर आक्रमण करता है। ओके, दलेल सिंह पर आक्रमण करता है और दलेल सिंह से अपने राज्य को वापस ले लेता है। कौन से राज्य को? छह राज्य को। ठीक है, अब रणभस्त खां के पास है छह राज्य। अब फिर समय बीतता है और दलेल सिंह का जो बेटा है जिसका नाम है विष्णु सिंह, क्या नाम है? विष्णु सिंह। ठीक है, ये राजा बनता है। तब तक रणभस्त खां का जो पुत्र है वो राजा बन जाता है, इसका नाम है महिपत खां, महिपत खां। ओके, तो विष्णु सिंह क्या करता है? विष्णु सिंह फिर से इस पर आक्रमण करता है। इसे पता चलता है कि हमारे दादा पिता जो हुए, इन्होंने छह राज्य को अपने अधिकार में लिया था, लेकिन रणभस्त खां जो है ये वापस ले जाता है। तो फिर से ये आक्रमण करता है विष्णु सिंह। और फिर क्या होता है कि इस समय जो राजा कौन है? इस समय राजा है महिपत खां। ठीक है, महिपत खां ये राजा है। तो अब ये क्या करता है? महिपत खां जीत तो नहीं पाता है, लेकिन ये थोड़ी सी चालाकी करता है। चालाकी क्या करता है कि ये जो है दूसरे राजा से मदद मांगता है। देखिए, अभी बात हो रही है विष्णु सिंह की, विष्णु सिंह की, ये एक तरफ, और यहां पर छह राज्य में कौन है? छह राज्य में है महिपत खां। महिपत खां भी बोला जाता है, महिपत सिंह भी बोल सकते हैं, महिपत खां। ठीक है, ये दोनों नाम अलग अलग बुक में आपको देखने को मिलेगा, महिपत खां। तो अब ये क्या करता है? ये जीत तो नहीं पाता, चालाकी करता। क्या करता है कि इटखोरी के जो राजा हैं, एक हो गया इटखोरी के राजा, इटखोरी के राजा हैं शत्रुघ्न सिंह, शत्रुघ्न सिंह एक ये हो गया। और इसके बाद जो टेकारी के राजा हैं, जो टेकारी के राजा हैं उसका नाम है सुंदर सिंह, सुंदर सिंह। ठीक है, तो महिपत खां क्या करता है? इटखोरी के राजा शत्रुघ्न सिंह के पास चला जाता है। ठीक है, तो अब फिर ये जो है सुंदर सिंह, टेकारी, इनसे भी मदद मांगी जाती है। अब तीन लोग हो गए, महिपत खां, शत्रुघ्न सिंह, सुंदर सिंह। तो ये तीनों मिलकर अब विष्णु सिंह पर आक्रमण करते हैं। अब तीन लोग हैं तो हावी तो होंगे ही। तो जब ये आक्रमण करते हैं तो इसको तो हराते हैं, लेकिन बाद में फिर इसको बंदी भी बना लिया जाता है। ओके, इसको कैद कर लिया जाता है। अब विष्णु सिंह अपने लेवल पर चालाकी करता, क्या करता है? अब देखिए, इनकी दुश्मनी है महिपत खां से, इनसे तो नहीं है, ये इनकी मदद कर रहा है। ये क्या करता है कि किसी तरह से संधि करता है इससे, टेकारी से, ये थोड़ा पावरफुल था। ओके, अब इसको जो है ये 10,000 रुपए दे देता है, 10,000 रुपए दे देता है। सुंदर सिंह बोलता है मुझे तो पैसे मिल गया, मैं क्यों मदद करूं? ओके, कोई तो दुश्मनी है नहीं इनसे। तो ये जो है सुंदर सिंह इसको रिहा कर देता है, ये जो है रिहा कर देता है। अब इसको समझ में आ गया कि मेरे पास पावर है, मतलब इस तरह से मैं काफी लोगों को अपने अधीन कर सकता हूं। फिर धीरे धीरे इस तरह की बहुत सारे क्रिया किए जाते हैं, काम किए जाते हैं कि ये जो है धीरे धीरे पावरफुल होने लगता है। कहने का मतलब ये जो है काफी पावरफुल होने लगता है। अब एक समय आता है कि जब ये जो है विष्णु सिंह जो है, एक समय आता है जब इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उस समय जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे, कहने का मतलब मुगल, ठीक है, मुगलों की ये उपेक्षा करने लगते हैं। बंगाल के जो नवाब थे उनकी भी ये उपेक्षा करने लगते हैं और टैक्स बोलते हैं कि टैक्स अब नहीं दिया जाएगा। तो उस समय जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम था अलीवर्दी खां। क्या नाम था? अलीवर्दी खां। अब अलीवर्दी खां जो है, अलीवर्दी खां और इसके बाद मीर कासिम, ये जो है रामगढ़ पर आक्रमण करता है, ये रामगढ़ पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो रामगढ़ पर ये आक्रमण करता है किस कारण से? कर वसूली के लिए, क्योंकि विष्णु सिंह ने मना कर दिया है। ओके, अब इस तरह से फिर ये चलता है और ये हावी हो जाते हैं और इनको जो है
कर देना पड़ता है। फिर विष्णु सिंह के बाद जो राजा बनते हैं, विष्णु सिंह के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम है मुकुंद सिंह। उनका नाम है मुकुंद सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह अब ये राजा बन गए हैं, ये रामगढ़ के राजा बनते हैं। यहां पर एक चीज मैंने नहीं बताया कि जो रामगढ़ के राजा थे और जो नागवंश के राजा थे, रामगढ़ के राजा और नागवंश के राजा, इन दोनों में मेल नहीं खाता था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो चेरो राजा थे, चेरो राजा क्या नाम था, रणजीत राय, है ना, रणजीत राय। ये क्या करता है, नागवंश पर आक्रमण करता है, नागवंश पर ये आक्रमण करता है और जो टोरी परगना का क्षेत्र है नागवंश का, ये अपने कब्जे में ले लेता है। इस आक्रमण में रामगढ़ जो है रणजीत राय की मदद करता है। ओके, दोनों में मेल नहीं होता इसलिए मैंने बताया। और ये जो राजा उस समय थे दलेल सिंह ही थे, दलेल सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह की बात हो रही थी, तो मुकुंद सिंह के बारे में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझते चलिए। मुकुंद सिंह क्या करता है कि ये जो है अंग्रेज, देखिए विष्णु सिंह मुगल की उपेक्षा करता है, मुकुंद सिंह जब राजा बनता है तो ये अंग्रेजों की उपेक्षा करने लगता है और इसकी जो अधीनता है, इसकी जो अधीनता है ये ठुकरा देता है, अस्वीकार कर लेता है, अस्वीकार कर देता है। ओके, अब क्या है कि कंपनी देखती है कि ये जो है अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके क्या करता है कि इसका एक रिलेटिव है मुकुंद सिंह का, जिसका नाम है तेज सिंह, जिसका नाम है तेज सिंह। ओके, तो तेज सिंह को अंग्रेज जो है राजा बना देता है। तेज सिंह को जो है ये हकदार बताता है, इस गद्दी का असली हकदार बताता है और मुकुंद सिंह को हटने के लिए बोलता है। राजा भी बना नहीं है, अंग्रेज इसको राजा बनाना चाहता है और मुकुंद सिंह को हटने के लिए बोलता है। ओके, बोलता है कि तेज सिंह ये असली हकदार है इसका। तो मुकुंद सिंह इस चीज को ठुकरा देता है, बोलता है कि नहीं, ये असली राजा नहीं, मैं ही हूं, मैं रहूंगा यहाँ पर, मैं इस गद्दी को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो अब क्या होता है कि 1772 में कैप्टन कैमक के निर्देशन में एक आक्रमण किया जाता है, अगुवाई होती है और मुकुंद सिंह पर फिर से आक्रमण होता है और मुकुंद सिंह जो है हार जाते हैं। और जब ये हार जाते हैं तो इनको जो है बंदी बना लिया जाता है, इनको बंदी बना लिया जाता है और तेज सिंह को राजा इस क्षेत्र का बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो मुकुंद सिंह क्या है कि अपदस्थ हो गया है। ओके, तो अब यहीं पर स्टार्ट हो जाता है घटवाल विद्रोह, यहीं पर स्टार्ट हो जाता है घटवाल विद्रोह। देखिए जब भी विद्रोह हुए तो 3 कारणों से हुए। पहला कारण ये था कि इनके राजा, जिन्होंने विद्रोह किया, उनके राजा को हटाकर किसी वैसे लोग को बना दिया गया जो अंग्रेज के चाहते हैं, पहला कारण। दूसरा, टैक्स टैक्स के संबंधित संदर्भ में जो भी काम होते थे, टैक्स ज्यादा दे दिया जाना, नहीं देने पर जमीन की नीलामी कर देना, ये हो गया। और तीसरा था धार्मिक, मतलब कि जो यहाँ के जनजाति हैं तो उनके जो धार्मिक चीज हैं, या आप कह लीजिए जो शासन संबंधित चीजें हैं, उन पर इंटरफेयर करना, मतलब कि इनके मैटर में इंटरफेयर करना। ये 3 रीजन थे। ओके, इसे आप याद कर लेंगे, याद रखेंगे, ये काम आएगा अभी। तो घटवाल विद्रोह हो जाता है, मुकुंद सिंह को जब हटा दिया जाता है और तेज सिंह को राजा बना दिया जाता है। अब देखिए ये तेज सिंह कौन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो बागदेव सिंह थे, बागदेव सिंह और सिंहदेव, है ना, सिंहदेव। तो बागदेव सिंह के जो वंशज थे वो पहली शाखा के थे। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो बागदेव सिंह के वंशज थे। और तेज सिंह जो हैं ये सिंहदेव के वंशज हैं। और यहां से ये क्या है कि दूसरी शाखा स्टार्ट करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि शाखा क्या होता है। देखिए वंशज ही चेंज हो गया है तो दूसरी शाखा ये स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से एक और आता है तीसरी शाखा,
तीसरी शाखा। तो इसमें क्या है, ब्रह्मदेव, बस नाम याद कर लीजिए, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ओके, ये हो गया। टाइम देख लेता हूं एक बार मैं, चलिए ज्यादा नहीं हुआ है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ओके, तो इसमें यही पॉइंट है। इसके बाद आपको इसकी राजधानी याद कर लेना, रामगढ़ की जो राजधानी है, रामगढ़ की जो राजधानी है, रामगढ़ की राजधानी, रामगढ़ की जो राजधानी है, एक तो हो गया सिसिया स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके बाद बनता है ओरदा, उसके बाद बनता है बादम, उसके बाद बनता है रामगढ़, उसके बाद इचाक, और इसके बाद पद्मा। ठीक है, इसके बाद पद्मा किसने बनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये भी रहता है। तो सिसिया जो है, ये दोनों बागदेव सिंह बनाता है, बागदेव सिंह। ओके, बादम जो है, बादम बनाता है हेमंत सिंह, हेमंत सिंह। रामगढ़ ये दलेल सिंह, ये दलेल सिंह। इचाक जो है ये तेज सिंह है ना, ये तेज सिंह। पद्मा ये ब्रह्मदेव नारायण, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ये आप याद कर लेंगे। ओके, कौन सी राजधानी किसने स्टैब्लिश किया, ये याद कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट होता है, स्टार्ट किया दूसरे राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, खड़गडिहा। बस मेन खत्म हो गया, अब ये खत्म होने वाला है, खड़गडिहा। तो खड़गडिहा के जो संस्थापक हैं, संस्थापक का नाम आप याद रखेंगे, इससे बस यही क्वेश्चन बन सकता है, हंसराज देव, हंसराज देव। हंसराज देव 15वीं सदी में, 15वीं सदी में इस राज्य की स्थापना करता है। और ये जो है हंसराज देव, ये यहाँ का मूल नहीं था, ये दक्षिण भारत से आता है, दक्षिण भारत से आता है। ओके, और ऐसा माना जाता है कि इस समय बंदावत है ना, बंदावत जनजाति या फिर जाति कह सकते हैं, बंदावत जनजाति के जो शासक हैं वो यहाँ पर राज्य कर रहे होते हैं खड़गडिहा में, और इनको पराजित करके हंसराज देव जो है शासन करना शुरू कर देते हैं। उत्तरी बिहार, बिहार का जो क्षेत्र है, तो उसके ऊपर वाले पार्ट के एक परिवार, जो कि एक ब्राह्मण परिवार था, एक ब्राह्मण परिवार, इससे वैवाहिक संबंध बनाता है और फिर ये जो है यहाँ पर शासन करना शुरू करता है। ये जो है खड़गडिहा अभी का ये गिरिडीह क्षेत्र है, अभी का ये गिरिडीह क्षेत्र है। बस इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा। इसी के साथ झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश है वो कंप्लीट होता है। ओके, कुछ पॉइंट अभी रह गए होंगे, वो पॉइंट देखिए, वो पॉइंट या तो आप विद्रोह में पढ़ेंगे, या फिर बिल्कुल ही थोड़े अलग होते हैं ना, जो आर्ट एंड कल्चर में आ जाते हैं, वैसे टॉपिक में आप पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि अगर विद्रोह में स्टार्ट कर दूंगा फिर तो खिचड़ी बन जाएगी, उसको अलग टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, आप इसको रिवाइज कर लेंगे, कल इस पर बेस्ट क्वेश्चन कराया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, धन्यवाद।